welcome to you all in my YouTube channel DPS Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the science of class 8. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. हम लोग क्लास 8 में फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें हम बेसिकली एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हमारी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है दैट इज हार्वेस्टिंग। लास्ट की क्लास में हमने इरिगेशन मेथड के बारे में स्टडी किया था कि हमें अपने फील्ड में किस हिसाब से इरिगेशन मेथड करना चाहिए। और नेक्स्ट मेथड जो हमारा था दैट इज क्रॉप प्रोटेक्शन। हमें अपने फील्ड्स में जैसे अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं या कुछ पेस्ट वगैरह लग जाते हैं तो उसको रिमूव करने के लिए हमें किस तरीके से प्रॉपर प्रोटेक्शन करनी चाहिए। अब हमारी क्रॉप्स मतलब भर की फील्ड में ग्रो कर जाती है, जो नेक्स्ट स्टेप हमारी होती है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस दैट इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मीन्स जो हमारी क्रॉप्स होती है उसकी किस तरीके से हमें कटिंग और गैदरिंग करनी चाहिए, उसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। वंस अ क्रॉप इज मैच्योर, जब हमारी क्रॉप मैच्योर हो जाती है तो फार्मर्स उसको क्या करते हैं, कट करते हैं और कलेक्ट करते हैं। जो प्रोसेस हमारी होती है कटिंग की और गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स की, उसे हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर कट क्लोज टू द ग्राउंड। इट इज डन मैनुअली बाय सिकल और बाय मशीन्स कॉल्ड हार्वेस्टर्स व्हिच इज अटैच्ड टू द ट्रैक्टर्स। अब जो हमारी क्रॉप है वो रेडी हो जाती है पूरी तरीके से। अब हम इसमें क्या करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं इसकी प्रॉपर कटिंग करते हैं और इसको गैदर करते हैं। इसकी जो प्रोसेस होती है कटिंग और गैदरिंग ऑफ क्रॉप की, उसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। बेसिकली ये दो मेथड से की जा सकती है, या तो बाय मैनुअली की जाए, तो मैनुअली हमारे सिकल्स जो होते हैं इस तरह का हमारा वुडन शेप होता है और राउंड कलर का शेप होता है, इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा। सिकल्स के थ्रू या तो हम ग्राउंड के सरफेस के पास से उसको कट करते हैं, या तो हम बाय मशीन बेसिकली यूज की जाती है और बहुत ही मतलब कम जगह होती है जहाँ पे मैनुअली की जाती है, बट मैनुअली भी की जाती है और मशीन्स के थ्रू भी की जाती है। तो मशीन्स जो यूज होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बेसिकली हार्वेस्टर्स कहते हैं, और वो हमारे ट्रैक्टर से अटैच होते हैं और उसके थ्रू हमारी जो क्रॉप्स की कटिंग है वो हमारी की जाती है। In case of cereal crops, harvesting is followed by threshing and winnowing. ये हमारी दो प्रोसेसेस होती हैं, एक थ्रेशनिंग होती है, एक विनोइंग होती है। इसको हम देखते हैं। जो हमारे बेसिकली सीरियल क्रॉप्स होते हैं उनकी जो हार्वेस्टिंग है वो इन दो प्रोसेसेस से की जाती है। हम इन दो प्रोसेसेस के बारे में देखे जानते हैं। थ्रेशनिंग हमारा क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप। जो हमारा हार्वेस्टेड क्रॉप हम लेके आए हैं उसको ग्रेन से सेपरेट करने की जो प्रोसेस होती है वो हमारी क्या होती है, थ्रेशनिंग होती है। थ्रेशनिंग कैन बी डन बाय मैनुअली बाय स्ट्राइकिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप अगेंस्ट द हार्ड सरफेस और बाय मशीन्स। अब जैसे थ्रेशनिंग में हम जैसे धान ले लेते हैं या गेहूं ले लेते हैं, तो इसमें से क्या होता है, बेसिकली हमारा जो मेन क्रॉप होता है जो कि हमारा ये ग्रेन्स होते हैं हमारे, बेसिकली ये अलग किए जाते हैं और बाकी जो हमारा हार्वेस्टेड क्रॉप रहता है, बाकी बचा हुआ जो मटेरियल होता है वो हमारा अलग कर लिया जाता है। तो बेसिकली हमारे ये दो मेथड से किए जाते हैं। चाहे तो हम इसे किसी हार्ड सरफेस की तरफ, जैसे सरसों हो गया, इसको भी इसी तरीके से अलग किया जाता है कि बहुत हार्ड सरफेस से बीट किया जाता है। तो क्या होता है, जो मेन बड़े बड़े जो क्रॉप्स जो हम लोग मतलब इकट्ठा करते हैं उसकी डाल के समेत, तो वो हमारा अलग हो जाता है। और जो हार्ड वाला सब्सटेंस होता है, जो मतलब सीड्स वगैरह होती हैं और बाकी जो ग्रेन्स वगैरह होते हैं वो अलग सेपरेट हो जाते हैं। तो ये हमारी बेसिकली दो मेथड से की जा सकती है, या तो मैनुअली की जाए किसी हार्ड सरफेस के ऊपर उसको बीट करके, या तो मशीन से की जाती है। और जो मशीन यूज होती है उसे थ्रेशर हम कहते हैं। तो ये हमारी थ्रेशनिंग की प्रोसेस हो गई। अ फार्म मशीन कॉल्ड कंबाइनर इज यूज्ड फॉर बोथ थ्रेशनिंग एंड हार्वेस्टिंग। ये हमारा एक फार्म मशीन होता है जिसको जो कंबाइन नाम से होती है, ये हमारी थ्रेशनिंग और हार्वेस्टिंग दोनों के ही लिए मतलब यूज की जाती है। मतलब इसमें हार्वेस्टिंग होने के साथ साथ थ्रेशनिंग की प्रोसेस हो जाती है। इस वजह से ये मशीन्स आजकल ज़्यादा यूज होती हैं कि मतलब जैसे जो फार्मर्स होते हैं वो हमारे कट करके सिकल से जैसे क्रॉप लेके आए, तो उन्होंने हार्वेस्टिंग के साथ साथ ये मशीन्स में, मशीन क्या बेसिकली काम करती है, जो हम मैन मेड काम करते हैं अलग से, उसमें हम लोग जो हमारा हार्वेस्टिंग क्रॉप होता है वो हमने अलग किया और थ्रेशनिंग की प्रोसेस बाद में अलग की।
पर जो ये मशीन होती है जिन्हें हम कंबाइन बोलते हैं, इसमें क्या होता है बेसिकली हमारी थ्रेशनिंग और हार्वेस्टिंग दोनों की ही प्रोसेस हो जाती है। कटाई के साथ साथ ये हमारे थ्रेशनिंग की भी प्रोसेस एट द सेम टाइम परफॉर्म कर लेती है और ग्रेन्स को प्रॉपर तरीके से अलग कर देती है। विनोइंग, अब विनोइंग जैसे पहले हमारी थ्रेशनिंग हो गई, थ्रेशनिंग के बाद हमारी भी प्रोसेस आती है विनोइंग की। अब जब हमारी थ्रेशनिंग हो गई तो हमारे ग्रेन्स बचे और कुछ उसमें ऐसे पार्टिकल्स भी रह जाते हैं जो कि हमारे रिमूव करना एसेंशियल रहते हैं। उन हम जो पार्टिकल्स उसमें थोड़े बहुत एड अप होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, शैफ कहते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि आफ्टर थ्रेशनिंग द ग्रेन हैज टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शैफ। अब ये जो प्रोसेस होती है जो कि ग्रेन्स को शैफ से अलग करने की प्रोसेस होती है विंड के थ्रू जैसे हम करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं। जो फार्मर्स होते हैं, जैसे आप लोगों ने गांव में देखा होगा, जो लेडीज वगैरह होती हैं, सूप में क्या होता है कि जैसे गेहूं हो गया या हमारा चावल हो गया, इसमें कुछ हमारे पार्टिकल्स एड अप होते हैं जो ब्राउन ब्राउन कलर्स के होते हैं, उसको वो इस तरीके से ऊपर से लेकर नीचे गिराती हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा हल्का वाला मटेरियल होता है वो उड़ जाता है विंड के थ्रू और बाकी जो हमारी ग्रेन्स होती हैं वो हमारे नीचे फॉल डाउन कर देती हैं। तो ये हमारी विनोइंग की प्रोसेस होती है। जैसा कि इसमें आगे दिया होगा, इन दिस प्रोसेस द थ्रेशोल्ड क्रॉप इज ड्रॉप्ड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द हाइट। ये एक हाइट से ड्रॉप किया जाता है। जो ग्रेन्स और सीड्स होती हैं हमारी हैवियर होती हैं, इसलिए ये नीचे ग्राउंड पे सेटल हो जाती हैं और जो शैफ होता है वो बहुत हल्का होता है, इस वजह से वो ब्लो आउट कर दिया जाता है। जो विंड देने वाले हमारे विंड मतलब एक तरह से फैन टाइप के होते हैं वो भी लगा लिया जाता है, जिससे जो हमारा स्मॉल जो लाइट अमाउंट ऑफ शैफ से ये इजिली रिमूव हो सके और जो हमारा ग्रेन्स है ये हमको इजिली मिल जाए ग्राउंड पे। ये हमारा हो गया हार्वेस्टिंग का प्रोसेस, हमें क्रॉप्स मिल गए अपने, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इनका प्रॉपर स्टोरेज बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। अगर हम इसको ऐसे ही स्टोर कर देंगे तो हमारा डेफिनेटली पूरा क्रॉप डिस्ट्रॉय कर जाता है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जब हम इसको मतलब अपने फील्ड से लेके आते हैं तो इसमें मॉइस्चर की क्वांटिटी होती है, और अगर उसी मॉइस्चर के साथ हमने उसको स्टोर कर दिया है तो डेड श्योर डेफिनेट है कि हमारा सारा का सारा क्रॉप डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको प्रॉपर तरीके से सुखाया जाता है, क्योंकि इसे ज़्यादा अमाउंट तक रखा जाता है जिससे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्रीज में इसको सप्लाई किया जा सके। क्योंकि जो फार्मर्स क्रॉप ग्रो करते हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं ग्रो करते हैं, पूरी कंट्री के लिए ग्रो करते हैं। तो इसलिए वो इस तरीके से उसको प्रॉपर तरीके से सुखा के तब उसे प्रॉपर स्टोर करते हैं, जिससे उसमें कोई भी मॉइस्चर की क्वांटिटी ना हो और वो प्रॉपर तरीके से स्टोर हो सके और कोई खराब ना हो। तो जैसा कि इसमें देखते हैं कि क्रॉप प्रोड्यूस इज स्टोर्ड सो दैट इट कैन बी मेड अवेलेबल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल हम उसको प्रॉपर तरीके से पूरी कंट्री में सप्लाई कर सकें। फ्रेश क्रॉप प्रोड्यूस कंटेन अ लॉट ऑफ मॉइस्चर। जो फ्रेश क्रॉप हमारा होता है उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर की क्वांटिटी होती है। इफ द ग्रेन्स or the seeds are stored in this condition they get spoils or are attacked by the microbes। इसमें बेसिकली क्या होता है कि कीड़े पैदा हो जाते हैं, माइक्रोब्स पैदा हो जाते हैं। मॉइस्चर प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी। और जो इसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उस वजह से इसमें बैक्टीरिया और फंगस की लगने की जो चांसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। इसलिए प्रॉपर तरीके से उसको सुखाया जाता है और सूखने के बाद ही इसको स्टोर किया जाता है। अब ये जो स्टोरेज होता है वो बेसिकली दो मेथड से किया जा सकता है, या तो इसको स्मॉल स्केल पे किया जाए जो कि हम घरों में करते हैं, या लार्ज स्केल पे किया जाए उसे हम कमर्शियल लेवल कहते हैं। तो ऑन द स्मॉल स्केल फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ईदर द जूट बैग्स और स्मॉल मेटालिक बिन्स। ड्राई नीम लीव्स आर पुट वाइल स्टोरिंग एट होम। जब हम घरों में जैसे सपोज हम मार्केट से खरीद के लेके आए तो उसके बाद हम स्मॉल स्केल पे इसको स्टोर करते हैं, क्योंकि जब हम मार्केट से खरीद के लेके आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने 3 महीने या मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 ईयर, इससे ऊपर हम नहीं खरीद के लेके आते कि हम 10 साल 15 साल अपने घरों में रखेंगे और उसको खाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो हम जो स्टोर करते हैं, जो डोमेस्टिक लेवल पे स्टोरेज होती है वो स्मॉल स्केल पे होती है। तो उस क्रॉप्स को या तो हम क्या करते हैं जूट के बैग्स में रख लेते हैं या मेटालिक बिन्स में रख लेते हैं, जैसे टंकियां आती हैं गेहूं की चावल की, तो उसमें हम लोग स्टोर करते हैं और क्या करते हैं नीम की पत्तियां उसमें डाल देते हैं, जो कि हमारे घरेलू नुस्खे होते हैं कि नीम की पत्तियां डाल दिया तो उसके बाद उसमें कोई भी इंसेक्ट्स वगैरह नहीं एंटर करेंगे। तो ये हमारे स्मॉल स्केल पे हो गया। इसके बाद जो हमारा आता है जो लार्ज स्केल होता है, जैसे फैक्ट्रीज वगैरह में स्टोर किया जाता है, तो उसमें क्या होता है प्रॉपर गनी बैग्स होते हैं, सोलोस होते हैं, ग्रेनियर्स होते हैं। उसमें क्या होता है बिग अमाउंट ऑफ मतलब हमारी
मतलब बड़ी बड़ी वहाँ पे मतलब होता है बेसिकली हमारी बड़ी बड़ी टंकियाँ बोल सकते हैं, या बड़े बड़े स्टोरेज टैंक्स वगैरह होते हैं जिनके अंदर बहुत ही लॉट ऑफ ग्रेन्स मतलब स्टोर किए जाते हैं, जिससे कोई भी तरीके का इसमें कोई भी इंसेक्ट्स हैं, रैट्स हैं या कुछ भी एज सच उसमें ना एंटर करे, और प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू ये प्रोटेक्ट किए जाते हैं। Food drains are put in the gunny bags or silos or granaries. Inside the silos and granaries are protected from rats and insect through chemical treatment. और इसमें प्रॉपर तरीके से हमारा स्टोर रहता है और ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे स्टोर रह सकता है ये हमारे लार्ज स्केल पे। अब बेसिकली हमारी सारी प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस डिस्कस हो गई। एक बार वापस से इनको अगर रिकॉल करें तो सबसे पहला हमारा था सॉइल को मेंटेन करना। मेंटेन करने के बाद हमने उसमें किस तरीके की सीड्स सो करनी है, किस किस मेथड को यूज करना है सोइंग करने के लिए, उसको स्टडी किया था। आफ्टर दैट हमने उसमें स्टडी किया कि कैसे हमें मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड अप करने हैं। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड अप करने के बाद हमने इरिगेशन मेथड देखा कि किस हिसाब से हमको वाटर सप्लाई करना चाहिए। हमारे जो क्रॉप्स हैं वो बड़े हो गए, हार्वेस्ट करने के लायक हो गए, मैच्योर्ड हो गए पूरी तरीके से, तो हमने हार्वेस्टिंग की प्रोसेस देखी, हमें किस हिसाब से हार्वेस्ट करना चाहिए। और उसके पहले हमने क्रॉप प्रोटेक्शन देखा, अपनी क्रॉप को किस तरीके से हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। उसके बाद हमारा हार्वेस्टिंग आया। हार्वेस्टिंग करने के बाद हमने किस हिसाब से उसकी स्टोरेज की प्रोसेस देखी कि हमें किस हिसाब से उसको स्टोर करना चाहिए। ये तो हमारा हो गया कि हम कहाँ से स्टार्ट किए और वापस में एंड में हमें क्रॉप मिल गया। बेसिकली इस चैप्टर में हमारा जो मेन चीज था दैट वाज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, वो हमारा आज की टॉपिक में पूरा कवर हो गया है। और इसमें खाली एक दो टॉपिक्स ये और बचे हैं आगे के, उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश आउट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो हमारा फूड होता है वो तो हमने देखा कि हमें फील्ड से किस हिसाब से क्रॉप फार्मर्स हमारे ग्रो करते हैं और हमें कैसे मिलता है। अब हमारा जो फूड है वो हमें कुछ एनिमल्स भी ऐसा होते हैं जो कि हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। तो अ नंबर ऑफ फूड आइटम, जैसे हमारा मिल्क हो गया, कौन प्रोवाइड करता है, काऊ हो गया, गोट हो गया, ये सब मिल्क प्रोवाइड करते हैं। एग्स हो गया, हेन से मिलता है। मीट हो गया, गोट से मिलता है। हनी हो गया, बीज से मिलता है। एंड फिशेस वो इटसेल्फ ऐसे ही कंज्यूम की जाती हैं, आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स। अब जो रेयरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन लार्ज स्केल विद द प्रॉपर फूड एंड शेल्टर एंड केयर। अब ये एनिमल्स हैं, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है हमें कुछ ना कुछ सप्लाई कर रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनकी प्रॉपर केयर और प्रोटेक्शन भी एसेंशियल है। अगर प्रॉपर केयर और एसेंशियल प्रोटेक्शन अगर इन्हें नहीं मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है अगर हमें इनकी रिक्वायरमेंट होगी ईट करने के लिए, जो मीट वगैरह हो गई, हनीज वगैरह हो गई, इन सब को कंज्यूम करने की जब हमें जरूरत आएगी तो हम कहाँ से कंज्यूम करेंगे, क्योंकि इनकी प्रॉपर तरीके से कहीं केयर नहीं होगी। अगर इनकी प्रॉपर केयर नहीं होगी तो ये सब हमें नहीं मिल सकते हैं, इसलिए इनकी प्रॉपर केयर की जाती है लार्ज स्केल पे। इन्हें प्रॉपर फूड और शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है, और जो यही प्रोसेस होती है इसी को हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। स्टार्टिंग में जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने इसके बारे में जिक्र किया था कि एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है। और एनिमल्स जो होते हैं जहाँ पे मतलब इनको प्रॉपर तरीके से रखा जाता है, इन्हें शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है, प्रॉपर फूड प्रोवाइड किया जाता है, उस जगह को हम क्या कहते हैं, फार्म कहते हैं। तो ठीक है, होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट, ऐसे ही हम थोड़ा सा अपनी नॉलेज के लिए पढ़ लेते हैं कि जो लार्ज स्केल पे हम रेयरिंग ऑफ हनी बी कहते हैं उसे हम एपीकल्चर कहते हैं। और लार्ज स्केल ऑफ रेयरिंग ऑफ फिशेस, जो फिशेस को लार्ज स्केल पे हम मतलब प्रोटेक्ट करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, उसे हम पेसिकल्चर कहते हैं। कोड लीवर ऑयल जो होता है वो हमारा कहाँ से मिलता है, हमको फिश से मिलता है, जो कि हमारा विटामिन डी में बहुत ज़्यादा रिच होता है। जो हमें मिल्क हो गया, एग्स हो गया, फिश हो गया, ये सब किस चीज में रिच होते हैं, हमारे प्रोटीन्स में बहुत ज्यादा रिच होते हैं। इन सब चीजों से हमें प्रोटीन बहुत ज्यादा मिलती है। मीट इज अ रिच सोर्स ऑफ फैट एंड प्रोटीन। तो मीट जो हमारा होता है वो रिच सोर्स किसका होता है, फैट एंड प्रोटीन का। और इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर 1 दैट वाज क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट पूरी तरीके से एंड होता है। होप सो आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप वापस से सारे वीडियोस वॉच करके उसको सीक्वेंस में देख सकते हैं, आपको एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। All for today's class. If you like this video, then please hit the bell icon so that you can receive the notifications about the next lessons. Thank you for watching and keep supporting.